फ्रेंड्स और वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम स्वागत करता हूं बिहार एकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम होगा, इससे पहले हम लोग कई वीडियो बना चुके हैं। आज हम लोग जो है ना इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और क्लास 10th का। और यह चैप्टर जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर यही है। इससे बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है, कई बार देखेंगे कि यानी फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग जो है इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर जो हम पढ़ाएंगे, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है, क्या नाम है? अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। चैप्टर 1 है इकोनॉमिक्स, समझे ना, क्लास 10 को पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है, समझे ना, उनको समझते हैं, तब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए आपका बुक में जो है ना अर्थव्यवस्था का एक डिफिनेशन दिया गया है। क्या है कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का, समझे ना, आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है, समझे ना। आर्थिक क्रिया का मतलब जिससे रुपया किसी तरह प्राप्त करते हैं, तो उसी का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका का मतलब होता है रोजी रोटी चलाते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था बोलते हैं, समझे। ये चैप्टर का नाम है। तो चलिए यह चैप्टर जो है ना बहुत सारे पॉइंट है, उन पॉइंटों पर हम लोग क्या करते हैं, बारीकी से प्रश्न करेंगे, उन पर हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो आपको मालूम होगा कि भारत लगभग जो है ना 200 वर्षों तक क्या अंग्रेजों को गुलाम था, समझे ना। उस समय एक नीति अपनाई गई थी जिसका नाम था फूट डालो और शासन करो की नीति। कौन सा नीति था? फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई गई थी। जब भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ, तो प्रश्न उठा क्या, भारत को कैसे विकसित बनाया जाए, भारत को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो हुआ क्या कि 15 मार्च, ध्यान दोगे, कितना मार्च को, है ना, 15 मार्च 1950 ईस्वी को एक योजना आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया? योजना आयोग, ये याद रखिएगा, योजना आयोग बनाया गया था। कब बनाया गया? 15 मार्च 1950 ईस्वी को बनाया गया था, समझे ना। हम लोग टॉपिक लिखे हैं यानी योजना आयोग। इसको हम लोग जो है ना प्लानिंग कमीशन बोलते हैं। तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को क्या किया गया? योजना आयोग बनाया गया। अब इसमें प्लानिंग ये किया गया कि भारत को आगे बढ़ाया जाए। तो पहला प्लानिंग क्या बनाया? 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग। और इस योजना आयोग का जो अध्यक्ष बनता है वो देश के जो ना प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब जो भी प्रधानमंत्री होगा वह योजना आयोग का क्या बनेगा? अध्यक्ष बनेगा। तो पहला योजना आयोग का जो अध्यक्ष बना, इसका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो ना योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष बना। तो योजना आयोग का अध्यक्ष पूछा जाएगा कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। तो पहला योजना आयोग का अध्यक्ष कौन बना? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। और बढ़िया, तब महिला कौन बनेगी जब? तो महिला जो बनेगी तो इनका नाम थे इंदिरा गांधी। क्वेश्चन देगा योजना आयोग का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो इंदिरा गांधी। अब देखिएगा, जब योजना आयोग बनाया गया तो अब यह तय किया गया कि योजना जो है ना कितने वर्षों के लिए बनाया जाए। तो किसी ने कहा 2 वर्ष के लिए बनाया जाए, किसी ने कहा 3 वर्ष के लिए, किसी ने कहा 5 वर्ष से। सभी लोगों की समझौता से क्या हुआ? 5 वर्ष तय हो पाई। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष। इसीलिए क्वेश्चन देगा तो उस जो ना योजना 5 वर्ष के लिए बनाया गया ना, तो इसका नाम रख दिया क्या चीज़? पंचवर्षीय योजना, है ना, पंचवर्षीय योजना बनाया गया। ये याद रखेगा, है ना, पंचवर्षीय योजना। उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं 5 ईयर प्लानिंग, है ना, 5 ईयर प्लानिंग बोलते हैं पंचवर्षीय योजना को। अब ये प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ना कब से कब तक चला? तो ये याद रखिएगा 1951 से 1956 तक जो है ना प्रथम पंचवर्षीय योजना चला। कब से कब तक? 1951 से 1956 तक। अच्छा, इस योजना में सरकार ने क्या किया? कृषि पर फोकस किया गया। यानी कृषि को, जिसको हम लोग क्या प्राथमिक क्षेत्र भी बोलते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं। तो क्या हुआ, यानी पंचवर्षीय योजना जो प्रथम पंचवर्षीय योजना चला, समझे ना, कब से कब तक चला? तो 1951 से 56 तक चला। और इसमें सरकार ने क्या किया? कृषि, है ना, कृषि हो गया, कम पशुपालन, है ना, पशुपालन, मुर्गी पालन आदि पर ध्यान दिया। और उसी को जो हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र भी बोलते हैं, है ना, प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं, है ना, प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं या प्राइमरी एक्टिविटीज़। क्वेश्चन देगा
यानी कृषि क्षेत्रों को और किस नाम से जानते हैं, तो कृषि क्षेत्रों को प्राथमिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आएगा, कृषि हो गया, पशुपालन, यहाँ हम लोग दिए हैं कि देखते हो ना भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 भाग में बांटा गया। एक है कृषि, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक, तृतीयक, तो जिसमें कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन आदि पर ध्यान दिया प्राथमिक क्रिया में या प्राथमिक क्षेत्र में। तो चलिए, तो पहला पंचवर्षीय योजना जो है ना 1951 से 56 तक चला। अब देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना, है ना। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो चला था, तो ये कब से कब तक चला, तो ये याद रखिए, ये जो चला था 1956 से लेकर के 61 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी बोलते हैं, समझना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो इसमें क्या हुआ कि सरकार ने क्या किया, देखा कि कृषि में अधिक से अधिक लोगों को मुनाफा पहुंचा, लाभ हुआ और कृषि बहुत तेज़ी से विकसित आगे बढ़ते चले गया। अब सरकार को लगने लगा कि नहीं, अब हमें क्या करना चाहिए, उद्योग वगैरह यानी इंडस्ट्री वगैरह पर ध्यान देनी चाहिए। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया, 1951 से लेकर के 56 के बीच क्या हुआ, सरकार उद्योग पर ध्यान दिया। अच्छा, उद्योग का मतलब होता है इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कारखाना, इस पर ध्यान दिया। तो समझे ना। तो क्वेश्चन देगा 1956 से लेकर के 61 तक जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना चला था, इसमें सरकार ने किस चीज़ पर फोकस किया, तो याद रखिएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना पर फोकस किया गया। इसी तरह चला 1961 से लेकर के, समझे ना, आप देखेंगे 1961 से लेकर के 66 तक क्या हुआ, तीसरी पंचवर्षीय योजना चला, समझे ना, टर्सरी सेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना, है ना, तीसरी पंचवर्षीय योजना चला, ये याद रखें, तीसरी पंचवर्षीय योजना। और इसमें सरकार ने क्या किया, सेवा पर ध्यान दिया, सर्विस सेक्टर पर। कौन सा क्षेत्र पर, सर्विस सेक्टर। सेवा किसे कहते हैं, यानी जब रुपया के बदले जो है ना, यानी जब रुपया पैसा के बदले आपको कुछ ना मिले लेकिन अनुभव हो कि हमें कुछ मिल गया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पंचवर्षीय योजना बोलते हैं। सॉरी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेवा। तो यानी अब देखिए सेवा में क्या क्या आएगा, देखिए यहाँ पर सेवा में हम लोग तृतीय क्षेत्र में क्या क्या दिए हैं, जैसे बैंक हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, व्यापार हो गया, यातायात, ये सब जो है ना सर्विस सेक्टर है। जैसे देखेंगे बैंक क्या करता है, सर्विस देता है। परिवहन क्या है, अब रुपया खर्च करते हैं, आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है, ये परिवहन हो गया। संचार हो गया, व्यापार, यातायात, ये सब क्या परिवहन सेक्टर के अंतर्गत है। तो सरकार ने क्या किया, योजना आयोग को जो योजना आयोग बनाया गया, तो इसमें क्या हुआ, पंचवर्षीय योजना बनाया और पंचवर्षीय योजना जो चला 5 वर्ष के लिए चलाया गया। और इसमें क्या हुआ, प्राथमिक क्षेत्र 1951 से 56 तक चला, समझे ना, प्राइमरी एक्टिविटीज़, प्राथमिक क्षेत्र, इसी को प्राथमिक क्रिया भी बोलते हैं। और दूसरा कब से कब तक चला, 1956 से 61 तक, इसमें सरकार ने उद्योग पर ध्यान दिया। इसी तरह तीसरा क्या हुआ, 1961 से लेकर के 66 तक चला, उसमें सरकार ने किस पर फोकस किया गया, इसमें सरकार ने सर्विस सेक्टर पर फोकस किया, यानी सेवा क्षेत्र पर। सेवा में बैंकिंग हो जाएगा, स्कूल कॉलेज हो जाएगा, सड़क परिवहन हो जाएगा, समझे, ये सब सारा का सारा क्या होगा, तीसरा क्षेत्र पर आ जाएगा। अच्छा, लंबे समय से पंचवर्षीय योजना चलते आया। इसके बाद क्या हुआ, देखते होंगे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी 2014 ईस्वी को। कब बनाया गया था, 2014 ईस्वी को नरेंद्र मोदी जी सरकार बने, न्यू गवर्नमेंट बना। तो हुआ क्या कि इस योजना आयोग जो लंबे समय से चले आ रहे हैं, तो इसका नाम बदल करके क्या किया, नीति आयोग रख दिया। कब नीति आयोग रखा, तो यह याद रखिएगा 1 जनवरी, है ना, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को लंबे समय से चले आ रहे योजना आयोग का नाम बदल करके क्या रख दिया, नीति आयोग कर दिया गया। तो यहाँ से भी प्रश्न आएगा, नीति आयोग। तो नीति आयोग का पहला अध्यक्ष जो बना वही देश के प्रधानमंत्री, इसका भी अध्यक्ष होता। तो नरेंद्र मोदी जी क्या हुआ, नीति आयोग का पहला अध्यक्ष बना, समझे, ये याद रखेगा। तो अच्छा, नीति आयोग है ना, इसको नाम रख दिया नीति आयोग। कब बना, तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को, समझे। अच्छा, योजना आयोग और नीति आयोग, आखिर योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग क्यों कर दिया, दोनों में थोड़ा सा कुछ ना कुछ फर्क है। अच्छा, योजना आयोग क्या करता है कि कोई भी बजट पेश हुआ ना, मान लीजिए सरकार ने क्या करता है, चलो इस साल क्या क्या सर, यानी एजुकेशन पर फोकस करना है। ध्यान दीजिए, उदाहरण मान लीजिए सरकार का लक्ष्य रहा क्या इतना कि हम लोगों को 80% एजुकेशन क्या करना, बढ़ाना इस बार 5 साल के अंतर्गत। अब पूरे भारत में क्या क्या लक्ष्य रहेगा कि 5 साल के अंतर्गत हमें क्या 80% शिक्षा का बढ़ावा करना है, 80% बनाना है। अब देखिए केरल में देखिएगा पहले से ही 95% लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन रेट है, जबकि बिहार में देखेंगे 63% लोग पढ़े लिखे हैं।
कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन केरल के लोगों को घाटा होगा, क्योंकि इसका 95 पहले से ही है। ये योजना आयोग कहता है कि जब कोई भी योजना आएगा केंद्र में शुरुआत होगी तो पूरा भारत में लागू होगा, लेकिन नीति आयोग ये नहीं कहता है। नीति आयोग कहता है जिस राज्य को जो ज़रूरत होगा ना उसी अनुसार क्या करेगा, कोई योजना बनाएगा। समझे नहीं, ये नीति आयोग है। अब नीति आयोग क्या कहता है, ग्रामीण स्तर पर देखता है कि इनको कौन सी ज़रूरत है, किस राज्य को कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, कौन राज्य को किस चीज़ की ज़रूरत है। अब किसी को एजुकेशन पर है, किसी को परिवहन पर ध्यान देना, इस हिसाब से योजना बनता है। इसीलिए सरकार ने क्या किया, नीति आयोग कर दिया। अब देखिए, पंचवर्षीय योजना पर किसी प्रकार का घोटाला न हो, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो, इसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया, एक एनडीसी बनाया। एनडीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग राष्ट्रीय विकास परिषद। ध्यान दीजिएगा, ये एनडीसी बनाया, एनडीसी है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया, याद रखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद। अच्छा, कब बनाया गया, तो ये याद रखिएगा 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया। तो इसका उद्देश्य ये था कि पंचवर्षीय योजना में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार न उत्पन्न हो, इसी का देख रेख करने के लिए यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। समझे, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री लोग होते हैं, समझे, याद रखिएगा। तो इस प्रकार आपको ये याद रखना, पंचवर्षीय योजना से इस तरह सवाल पूछा जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक होगा क्या चीज़, अर्थव्यवस्था है ना। अर्थव्यवस्था का हमें बदला है क्या, अर्थव्यवस्था क्या होता है, आजीविका रोजी रोटी प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य करते हैं ना, जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, नई टॉपिक पर बात करते हैं, अर्थव्यवस्था। अभी हम लोग बताए थे कि अर्थव्यवस्था का डिफिनेशन दिए थे कि आर्थिक क्रिया को एक ऐसा संगठन है ना, जिसके अंतर्गत लोग क्या करते हैं, कार्य कर करके रोजी रोटी प्राप्त करते हैं, आजीविका प्राप्त करते हैं, जीविकोपार्जन प्राप्त करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं अर्थव्यवस्था। अच्छा, अर्थव्यवस्था क्या है, अलग अलग देशों का अर्थव्यवस्था अलग अलग है। समझे, इसी अर्थव्यवस्था क्या है, यहाँ लिखा हुआ है क्या चीज़, अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या किए हैं, 3 भाग में बांटे हैं। जैसे अर्थव्यवस्था का प्रकार है, एक क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और एक है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और एक है मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसके बाद पूंजीवादी, मिश्रित। तो 3 तरह का अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया को चलाने का, जो सिस्टम बनाए गए ना, तो 3 तरह के हैं। अच्छा, एक है जो है ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ध्यान दोगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, उनको हम लोग समझेंगे। यहाँ लिखा हुआ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, याद रखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ना, अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, ध्यान दो। देखिए, जिस देश में क्या है, जितने भी फैक्ट्री कारखाना होता है, उसका मालिक जो है ना, यानी किसी भी चीज़ का उत्पादन का जो मालिक होता है ना, वह निजी व्यक्ति होता है। समझे ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें क्या होता है, किसी भी चीज़ का उत्पादन का जो मालिकाना हक जो होता है ना, या स्वामित्व जो होता है, वो कौन होता है, निजी व्यक्ति होता है। जैसे अमेरिका में क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलता है, वहाँ पर जितने भी अधिक से अधिक जो है ना उत्पादन का जो मालिक होता है, वो देश की सरकार नहीं होते हैं, बल्कि कौन होता है, यानी प्राइवेट या निजी व्यक्ति होते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समझे ना, तो ये याद रखेगा। इसी तरह क्या है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था। समझे ना, समाजवादी अर्थव्यवस्था को समझेंगे। अच्छा, समाजवादी अर्थव्यवस्था का वह रूप है जिसमें किसी देश का जो है ना उत्पादन का मालिकाना हक, यानी देश में क्या है, उत्पादन का जो मालिकाना हक होता है ना, किसके पास होता है, तो ये याद रखेगा, सरकार के पास होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था। यानी उत्पादन का जो पूरी देश का जो मालिक होता है ना, कोई भी चीज़ का उत्पादन होगा, वो गवर्नमेंट होते, सरकार होती है। जैसे अगर बात करेंगे, चीन एक ऐसा देश है जहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था है, रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो वैसे देश में क्या है, जो उत्पादन का मालिकाना हक होता है ना, वो सरकार के पास होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अच्छा, इसी तरह मिश्रित का मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ का मिला हुआ है, यानी अर्थव्यवस्था का जो
कोई भी चीज़ का उत्पादन होगा ना, उसका जो मालिकाना हक सरकार के साथ साथ निजी व्यक्ति भी होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ आपका बुक में दिया हुआ है कि अर्थव्यवस्था, समझे ना, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन का मालिकाना हक सरकार तथा निजी दोनों व्यक्ति के पास होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिला हुआ, वहाँ पर सरकार, प्राइवेट लोग भी मालिक होते हैं और गवर्नमेंट सरकार भी मालिक होते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत में क्या किया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। तो क्वेश्चन देगा निम्नलिखित में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है, तो याद रखिएगा भारत में क्या किया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाई गई है, ये क्लियर रखिएगा, समझे ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है ना कुछ डिफिनेशन पर बात करते हैं। जैसे एक डिफिनेशन होगा आपका क्या चीज़, समावेशी, यानी समावेशी विकास, एक होगा सतत विकास, समझे ना, उन पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, अच्छा, समावेशी विकास क्या है और सतत विकास क्या है, दोनों को ध्यान दे हुए, और दोनों को हम लोग क्या करेंगे, वर्ड को अब पढ़ते हैं। देखिए, समावेशी विकास जो है ना, यह क्वेश्चन देगा कि समावेशी विकास को परिभाषित करें। तो समावेशी विकास ऐसी विकास को कहा जाता है जिसमें समाज के सभी लोगों का विकास हो, समान विकास हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, समावेशी विकास बोलते हैं। यानी समावेशी विकास ऐसा विकास हुआ जिसमें समाज के सभी वर्गों को एक साथ विकास हो। मान लेते कोई ग्राम में है, अब कोई ग्रामीण इलाका में क्या है, हिंदू मुखिया मान लेते बन गया, अब क्या किया, चाहेगा कि नहीं मुसलमानों का हमें विकास नहीं करें, तो वो समावेशी विकास नहीं हुआ। तो समावेशी विकास का डिफिनेशन हुआ ऐसा विकास जिसमें समाज के सभी वर्गों का विकास समान हो, उसी को हम लोग बोलते हैं समावेशी विकास। अब देश की सरकार जितने भी होते हैं वो समावेशी विकास की विचारधारा से को लेकर के आगे बढ़ते हैं। इसी तरह देखिएगा एक डिफिनेशन होगा, पूछेगा सतत विकास। सतत विकास को इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आपका जियोग्राफी में भी आएगा। इसके बाद इकोनॉमिक्स में भी है, कई पॉलिटिकल साइंस में भी सतत विकास देता है। देखिए, सतत विकास क्या है उसको अच्छा से ध्यान दोगे, हम पहले इसका डिफिनेशन समझाते हैं, तब इसके बाद एग्जांपल दे देंगे। यानी सतत विकास एक ऐसा विकास है जो हमारी ज़रूरत को पूरा करने के साथ साथ क्या होता है, आने वाला जनरेशन का भी विकास हो, आने वाला जनरेशन का भी विकास हो, उसी को हम लोग बोलते हैं सतत विकास। मान लो पेड़ पौधा है, पानी है, क्या हमारी ज़रूरत है, तो आने वाला जनरेशन के लिए भी ज़रूरत है, लेकिन हमारी ज़रूरत में किसी प्रकार का बाधा ना हो, आने वाला जनरेशन का भी विकास होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सतत विकास। समझे बात को, सतत का मतलब हमेशा, यानी ऐसा विकास जो हमारी ज़रूरत को पूरा करने के साथ साथ आने वाला जो जनरेशन होगा उनकी भी विकास हो, उसी को हम लोग बोलते हैं सतत विकास। सतत का मतलब हमेशा जो प्रक्रिया चलते रहा, उसी को हम लोग बोलते हैं सतत विकास। सतत का मतलब क्या हो गया, हमेशा, यानी ऐसा विकास जो जारी रहे, टिकाऊ बना रह सके और हमारी ज़रूरत को पूरा करें, और हमारी ज़रूरत को पूरा करने के साथ साथ आने वाला जो जनरेशन होगा, आने वाला जो फ्यूचर होगा, उसका भी विकास हो। जैसे हर माता पिता जो है सतत विकास करता है, देखते हो ना, हर लोगों के पिताजी क्या करता है, तरक्की करता है, अपना विकास के साथ साथ आने वाला जनरेशन के लिए भी विकास करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सतत विकास। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए, यहाँ जब समझ में आ गया है ना, अब हम लोग जो है ना कुछ अलग पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, समझे ना, उन चैप्टर को बारीकी से ध्यान देते चलिएगा। देखिए, यहाँ पर क्या है, एक वर्ड आएगा वस्तु विनिमय प्रणाली, उनको ध्यान दीजिएगा, बार्टर सिस्टम बोलते हैं हम लोग, वस्तु विनिमय प्रणाली। एक एग्जांपल देते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली का। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली जो है ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, ग्रामीण स्तर पर अगर है कोई भी लोग, तो क्या करते हैं, चावल के बदले गेहूँ यानी गेहूँ ले लेते हैं, या गेहूँ के बदले क्या करते हैं, चावल खरीदते हैं, या चावल के बदले क्या करते हैं हम लोग, चावल लेकर के क्या करते हैं, कोई बिस्किट वगैरह खरीद लेते हैं, समझे ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, वस्तु विनिमय प्रणाली। इसका डिफिनेशन हुआ, यानी जब लोग अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वस्तु के बदले वस्तु खरीदता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। ये सब पद्धति जो है ना पुराने ज़माने में चलता था, पहले चलता था, समझे ना। आज तो बहुत कम ग्रामीण स्तर पर देखने को मिलता है कि लोग, देखते हो ना, चावल को खरीदते हैं, चावल को बेच करके क्या करते हैं, बिस्किट लेते हैं, समझे ना। कोई लोग बीड़ी भी खरीदते हैं, सिगरेट भी खरीदते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी जब लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए वस्तु के बदले वस्तु खरीदता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं।
है ना, बार्टर सिस्टम बोला जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये पद्धति समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या हुआ। अच्छा, ये प्रणाली जो पुराने जमाने में चलता, इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, मुद्रा का विकास हुआ, यानी रुपया का विकास हुआ। अब देखिए मालूम होगा कि सबसे पहले जो कागजी मुद्रा का विकास हुआ वो चीन में हुआ। तो मुद्रा का विकास हुआ, लोगों को क्या सिक्का आना शुरू कर दिया, रुपया आया। इसके बाद इससे भी आसान जो है ना, चेक को ला करके रख दिया। चेक में क्या होता था, जैसे रुपया में प्रॉब्लम होता था, अब किसी के पास इतना रुपया होता था, दिक्कत होता है एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाने के लिए, तो सरकार ने क्या किया, चेक दिया। इसके माध्यम से क्या हुआ, यहाँ पर 50,000 2 लाख ऐसे लिख दीजिए, बैंक में जमा कीजिए, आपको रुपया दे देगा। तो चेक सुविधा दिया। इसके बाद चेक से भी आसान जो है एटीएम ला करके रख दिया, है ना। एटीएम जो है ना, जिसमें क्या होता है, एक गुप्त पिन होता है, 24 घंटा के लिए सेवा देता है, समझे ना। इस एटीएम से भी समझे ना आसान ला करके इसके बाद डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फ़ोन पे, गूगल पे, ये सब ला करके रख दिया और बिल्कुल क्या किया, आसान बना दिया गया, समझे ना। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखेगा। लेकिन क्वेश्चन आपको आएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली को परिभाषित करें या लिखें। समझ में आ गया होगा। तो चलिए और 2-3 पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद आज की क्लास यही समाप्त करेंगे। देखिए, एक होगा UNDP और एक होता है NHDR। ध्यान दीजिएगा, UNDP का फुल फॉर्म में क्या है, मालूम है किसी को? नहीं मालूम होगा। देखिए, UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। समझे? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, समझे ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। यह है यूनाइटेड, है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का काम क्या होता है? देखिए, ये जो ना, इसको तैयार करने वाला व्यक्ति था पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे जिसका नाम था डॉक्टर महबूब उल हक। उन्होंने क्या किया, 1990 ईस्वी को, है ना, 1990 ईस्वी को, और यह एक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं जिसका नाम है डॉक्टर महबूब उल हक, है ना, महबूब उल हक, जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। सज्जन, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, है ना, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री। उन्होंने क्या किया, 1990 ईस्वी को, समझे ना। तो हुआ क्या कि डॉक्टर महबूब उल हक 1990 ईस्वी को UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम को लाया गया। इसका मतलब हुआ, ये जांचना था कि दुनिया में कौन सा देश विकसित है, कौन सा देश जितना अमीर है। तो इसके माध्यम से पता लगा कि इसके माध्यम से यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, UNDP के तहत, तो देखा गया कि दुनिया का जो सबसे जो है ना अमीर देश है, उसका नाम निकला नॉर्वे, है ना। कौन सा देश हुआ? नॉर्वे। और ऑस्ट्रेलिया जो है ना, एक ऐसा देश मिला जो दुनिया का सबसे विकसित देश कहलाया गया UNDP के तहत, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। जो डॉक्टर महबूब उल हक, वो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, तो उन्होंने क्या किया, वो लाया गया। तो नॉर्वे पहला नंबर मिला, दूसरा जो है ना ऑस्ट्रेलिया मिला। लेकिन हैरत की बात है, जो भारत जो विकसित में आया, भारत का नंबर 127वां नंबर में आया। कितना नंबर? 127वां नंबर में आया। तो ये याद रखिएगा। तो UNDP, यहाँ से क्वेश्चन देगा, UNDP का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसको किसने लाया? डॉक्टर महबूब उल हक। कहाँ के रहने वाले थे? पाकिस्तान के रहने वाले थे। कब लाया गया? 1990 ईस्वी को। इसके तहत दुनिया का सबसे विकसित देश कौन कहलाया? नॉर्वे और ऑस्ट्रेलिया। 127वां नंबर में कौन रहा? भारत रहा। और दुनिया में जो सबसे कमज़ोर जो बना, उनका नाम है नाइजर। ये याद रखिएगा, नाइजर, समझे ना। नाइजर एक ऐसा देश निकला जहाँ सबसे ज़्यादा गरीब जो रहता है ना, नाइजर में ही रहा। वहाँ पर हमेशा गृह युद्ध होता है, लोग आपस में क्या करते, लड़ने भिड़ने लग जाते। तो इसी वजह से क्या हुआ, वो देश इतना तरक्की नहीं कर पाया, नाइजर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए अगला टॉपिक पर बात करते हैं। एक है NHDR। जब दुनिया को पता लगाया कि सबसे देश जो है ना आगे बढ़ा नॉर्वे, तो भारत के एक व्यक्ति है जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपना भारत के राज्यों के बारे में पता लगाए कि कौन सा राज्य अमीर है, कौन सा राज्य गरीब है। तो देखा तो NHDR का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट।
राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट होता है। अच्छा, इस रिपोर्ट को जो तैयार किया था 2002 ईस्वी को, किसने तैयार किया था? इसका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। NHDR को तैयार करने वाला व्यक्ति कौन था? इसका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी जी। और उन्होंने क्या किया, जब पता लगाया, भारत की सर्वे किया, तो देखा सबसे ज़्यादा जो आगे में रहा, वह रिचेस में रहा, अमीर में रहा, वह गोवा बना। गोवा, केरल आ गया ऊपर में, सबसे ज़्यादा ऊपर में। जबकि अपना जो ना सबसे जो नीचे में आया, सबसे ज़्यादा जो है ना गरीबी में आया, वो भारत के 4 ऐसे राज्य रहा जिसको हम लोग एक शॉर्ट में जो है ना बीमारू के नाम से जानते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है बीमारू, समझे ना यू। अच्छा, BI से बिहार हो गया, समझे ना, बिहार हो गया। M से हो गया आपका मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा गरीब में यही रहा। इसके बाद A से असम हो गया, इसके बाद है ना R से आपका आ गया राजस्थान, है ना। U से हो गया आपका UP, उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा गरीबी में यही रहा, उसको हम लोग बीमारू के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन देगा बीमारू राज्य के अंतर्गत कौन कौन सा राज्य आता है, तो बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, UP, समझे। यहाँ से पूछता क्वेश्चन, ये याद रखोगे। और कभी ऐसे भी दे देगा, निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य नहीं है, कर्नाटक बीच में घुसा देगा, 3 ऑप्शन यहाँ से दे देगा। तो यहाँ से आपको याद रखिएगा, समझे बात को। उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न आप बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए और 1-2 पॉइंट है। एक वर्ड आएगा, क्या चीज़? आधारिक संरचना। इसका डिफिनेशन पूछ लेता है। आधारिक संरचना क्या है? इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उर्दू में बोलते हैं बुनियादी ढांचा। देखिए, यानी बुनियादी ज़रूरत जिसको हम लोग बोलते हैं ना, उसी को आधारिक संरचना बोलते हैं। देखिए, किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले बुनियादी ज़रूरत क्या होता है? आपको होगा स्कूल होगा, कॉलेज होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, सड़क होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, पानी की सुविधा अच्छी होनी चाहिए। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? यार आधारिक संरचना होता है, समझे ना। आधारिक संरचना का अर्थ होता है किसी भी देश को विकास करने के लिए जो छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रोड, बिजली हो गया, यही सब का अगर उपलब्ध हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आधारिक संरचना बोलते हैं। उसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ज़रूरत, समझे ना। अगला देखिएगा, एक वर्ड है, लास्ट वर्ड, नरेगा, है ना। नरेगा का फुल फॉर्म में क्या होता है? नरेगा का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। देखिए, इसको तैयार करने वाला जो व्यक्ति था ना, इसका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। अच्छा, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह तैयार किया था, इसके माध्यम से क्या होता था? साल में 365 दिन होता है। कितने दिन होता है? साल में 365 दिन। सरकार ने कहा क्या? साल में 365 दिन, तो ग्रामीण स्तर के जितने भी मजदूर हैं तो उनको 100 दिन का रोजगार देने का प्रावधान किया गया था नरेगा के माध्यम से, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अच्छा, इसी का नाम बदल करके क्या रख दिया? मनरेगा कर दिया। मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, समझे ना। तो क्वेश्चन देखा, मनरेगा या नरेगा के तहत साल में कितने दिनों को रोजगार दिया जाता है? तो 100 दिनों को रोजगार दिया जाता है। किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो भारत प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा तैयार किया गया था, और अभी ये चल रहा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट पार्ट में जो है ना हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे इसको पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर जिसको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कीजिए। हाँ, एक बात याद रखिएगा, इसका पूरी तरह से नोट्स बना हुआ है। अगर आपको चाहिए कि नहीं नोट्स लेनी चाहिए, तो आप क्या करना है, एक नंबर हम बोल रहे हैं, नोट कर लीजिएगा, 74 88 20 48 70। इसी पर आप क्या कीजिए, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। आपको क्या गया, हर चैप्टर बाय चैप्टर आपको क्या करेगा, नोट्स मिल जाएगा। चाहे उर्दू का है या हिंदी को या किसी भी सब्जेक्ट को, या आपको नोट्स उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए यहीं तक रखिए, और वीडियो को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। तो जय हिंद, जय भारत।